हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। आज क्लास 10 की वीडियो बनाई है चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो डिले किए बिना ही शुरू करते हैं। चैप्टर 3 इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस हम ऑलरेडी क्लास 9 में कर चुके हैं। क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन हमने पेयर में नहीं किया था, अब हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मींस अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस लेके चलेंगे तो उन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ क्या होगा, या हम उन दो लीनियर इक्वेशन से किस तरह की लाइंस हमें मिल सकती है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमने पहले से पढ़ा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? दैट इज ax plus by plus c equals to 0. This is the linear equation in two variable where a and b, these a is the coefficient of x and b is the coefficient of y. a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है एंड c इज द कांस्टेंट। c कांस्टेंट है वहां पर। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आपके a एंड b यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। मींस एट अ टाइम ओनली वन कोफिशिएंट कैन बी जीरो। वेदर मतलब एक बार में एक ही कोफिशिएंट जीरो हो सकता है, या तो अगर किसी इक्वेशन में या तो x का कोफिशिएंट जीरो होगा तो y का कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा। इट मींस a अगर जीरो है तो b जीरो नहीं होगा, और अगर b जीरो है तो a जीरो नहीं होगा। तो c से कोई मतलब नहीं है, c कैन बी जीरो, राइट। तो एट अ टाइम a एंड b बोथ कैन नॉट बी जीरो, राइट। दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अब हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर का मतलब हो गया दो इक्वेशंस हमको लेनी होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है, इसका मतलब वो दोनों इक्वेशंस भी हमारी इसी फॉर्म में आएगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 1 यूज करेंगे, लाइक a1x b1y plus c1 equals to 0. This is the first equation. Second equation is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. These are the two equations, right? अब इन दोनों इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, भाई सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं। लीनियर पता ही चल रहा है नाम से कि लाइन है। इट मीन्स अगर हम किसी भी एक लीनियर इक्वेशन को लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। लेकिन अगर हम दो लीनियर मतलब एक से ज्यादा लाइंस के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो भाई वहां क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन दैट दीज टू लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, भैया तो वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी। सेकेंड चांसेस कि नहीं इंटरसेक्ट करें, वो टच ही ना करें एक दूसरे को, मीन्स दीज लाइंस विल बी कॉल्ड पैरेलल लाइंस, यानी वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। एंड थर्ड कंडीशन कि वो लाइंस टोटली एक दूसरे को छुपा दें, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। तो कभी भी अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। 3 तरह के ग्राफ हमें मिल सकते हैं। फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग, सेकेंड इज पैरेलल एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। तो ये तो हो गया ग्राफ की बात। अब हम कहते हैं कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली हमें, ठीक है। अगर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एट हाउ मेनी पॉइंट दीज टू लाइंस विल इंटरसेक्ट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 पॉइंट ओनली। और अगर ये लाइन केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वही तो दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन हुआ। तो हाउ मेनी सोल्यूशन विल गेट फ्रॉम हियर, यूनिक सोल्यूशन, यानी सिंगल सोल्यूशन हमको यहाँ से मिलने वाला है, राइट। ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ऐसे लाइंस मिलेंगी। अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया और हमें मिली पैरेलल लाइंस, तो भाई पैरेलल लाइंस जो होती हैं, पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को मीट ही नहीं करती हैं। अब वो दोनों मीट नहीं करेंगी तो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं किया, यानी 0 पॉइंट्स हो गए। 0 पॉइंट होने का मतलब देयर विल बी नो सोल्यूशन, वहां कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि एक लाइन का ग्राफ बनाया हमने एंड दैट लाइन इज ए बी, पता चला कि सेकेंड लाइन भी उसको ओवरलैप कर रही है, दैट लाइन इज सपोज सी डी।
तो दोनों लाइन एक्चुअली, हम तो लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना, बोथ द साइड। तो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप कर रही हैं इसका मतलब दोनों के सोल्यूशंस, कितने सारे पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स विल बी कॉमन देयर। और अगर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स कॉमन है तो कितने सोल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं वहां पर? हमको मिलेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। तो ये हो गए आपके, हमने ग्राफ से पता कर लिया कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सोल्यूशन, हमें पैरेलल लाइंस मिल गई तो भाई कोई पॉइंट नहीं टच कर रहे हैं, नो सोल्यूशन हो गया। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो भाई बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, कॉमन है दोनों में, इट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो गए आपके, ठीक है। लेकिन ये तो ग्राफिकल हो गया, हमको ग्राफ ड्रॉ करके आ गया। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है एल्जेब्रिकली हमें फाइंड करना है, एल्जेब्रिकली फाइंड करने का मतलब हो गया कि हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, और ग्राफ अगर हमको प्लॉट नहीं करना है, बिना ग्राफ प्लॉट किए हमको बताना है कि these two lines are giving us unique solution or no solution or infinite many solution, या which type of lines we will get, find it algebraically। तो ये तो मतलब हो गया कि हम बिना ग्राफ के कैसे बताएं, मीन्स देयर विल बी सम कंडीशंस फॉर दैट। कोई कंडीशन तो होगी जिसके बेसिस पे हम बिना ग्राफ प्लॉट के बताएंगे कि लाइंस पैरेलल होंगी, कि इंटरसेक्टिंग होगी, कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। सो देयर आर 3 conditions. These 3 conditions depends on the coefficient of x, coefficient of y and constants, right? तो what is the first condition? First condition है कि a1/a2 अगर हमें रेशियो, भाई सबसे पहला काम है कि हम रेशियो ले लें a1 a2 का, b1 b2 एंड c1 c2, फिर हम उनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/a2 b2, यानी a1/a2 का आंसर हमारा रेशियो जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये दोनों लाइंस जो होंगी वो आप अगर ग्राफिकली भी प्लॉट करते हैं, उसको देखते हैं, ग्राफ उसका चेक करते हैं, तो दीज 2 लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हमें पता है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हाउ मेनी पॉइंट्स वी विल गेट देयर? Only one common point will be there. It means how many solution will get there? Unique solution we will get, right? अब हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि भाई जरूरी नहीं है कि वो नॉट इक्वल आए, ये भी तो हो सकता है कि दोनों रेशियो इक्वल्स आ जाए। तो इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 देन वी विल चेक c1/c2 ऑल्सो। तो अगर c1/c2 जो है उन दोनों रेशियोज के इक्वल नहीं है, मीन्स a1/a2 equal to b1/b2 but does not equals to c1/c2, then what is the condition? Means हमें which type of graph will get or which type of lines we will get or how many solutions we will get. These 2 lines will give us parallel, means parallel lines will be there. Parallel lines अगर हो गई हैं तो means how many solution? भाई parallel line है तो they will never meet each other, एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं। It means how many solutions? नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमें अलजेब्रिकली बताएगी कि 2 पैरेलल लाइन हमको मिलने वाली है। नाउ थर्ड कंडीशन इज कि भाई जरूरी नहीं है कि c1/c2 इक्वल ना है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी इक्वल हो जाए। तो इफ ऑल 3 रेशियोज आर इक्वल, मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ऑल 3 आर इक्वल, तीनों इक्वल हैं, तो समथिंग मीन्स हमें कुछ अच्छा, कुछ इक्वल मिलने वाला है। भाई 3 चीजें इक्वल हो गई हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इक्वल मिलेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो कॉमन होंगे। तो इसका मतलब है दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी ओवरलैप करेंगी। एंड कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स हाउ मेनी पॉइंट्स इन कॉमन? many points in common. It means how many solutions? Infinite many solutions will be there. तो ये 3 कंडीशंस हैं जो हमको बताती हैं कि हमको किस तरह की लाइंस मिलने वाली हैं या कितने सोल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिकली। अब हम आते हैं ग्राफिकली के लिए भी करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पहले लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी है एंड देन उसका सोल्यूशन जो निकालना है वो कैसे निकालना है, हमको ग्राफिकली फाइंड करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो अभी हम देखते हैं। इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो ये पूछ लें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है।
They can ask you which type of lines you will get, means parallel, intersecting or coincident. Second question, they may ask which type of solution you will get, means unique solution or no solution or infinite many solution. Third type of question, they may ask that the pair of linear equations are consistent or inconsistent. देखिए, अब consistent inconsistent की बात करें तो consistent वहीं पर होगी जहां उसमें से कुछ कंसिस्ट करें, हम उसमें से कुछ हमें मिल रहा हो, कुछ आंसर हमें मिल रहा हो, कुछ आउटपुट हमें मिल रहा हो. आउटपुट हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है? वी आर गेटिंग द आउटपुट इन फर्स्ट यानी यूनिक सोल्यूशन मिला, एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट इन दिस थर्ड कंडीशन यानी जहां पर हमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिल रहा है. जहां हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा तो कोई आउटपुट तो मिला नहीं है, उसका मतलब कोई आंसर नहीं आया, कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका नो सोल्यूशन आंसर आ रहा है. दैट इज इनकंसिस्टेंट, राइट. तो कंसिस्टेंट कहाँ हुआ हमारा? कंसिस्टेंट हमारा होता है फर्स्ट वाले में, यानी जहां पर लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और कहां पर हुआ? कोइंसिडेंट लाइंस हैं जहां पर, वो भी कंसिस्टेंट हुआ. तो इनकंसिस्टेंट कहां बना हमारा? जहां हमारी पैरेलल लाइन है, वो हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट. तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जिनमें से हम ये मान के चलते हैं कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर बैठेगा तीनों में से, राइट. अब हम ले लेते हैं एक्सरसाइज. वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक, राइट. न्यू एनसीईआरटी बुक में ओल्ड एनसीईआरटी की जो 3.2 एक्सरसाइज थी वो 3.1 एक्सरसाइज है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट इज 10 students of class 10 took parts in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी हमें क्या करना है? गर्ल्स और बॉयज के लिए बात करनी है. यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका 1 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जो 1 वेरिएबल से सॉल्व हो जाते हैं. यानी हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल कॉमन होते हैं, ठीक है, दोनों तरह से हो जाते हैं. तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमको लग रहा है या तो सेकेंड कंडीशन नहीं मिल रही है, या हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें लिख के आ गया कि सपोज मैंने क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन को लिख दिया कि यूज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड समटाइम्स अगर इट इज नॉट मेंशन, नहीं लिखा है कि इससे करिए उससे करिए, तो नाउ जो मेथड हमें अच्छा लगे, चाहे लीनियर इक्वेशन से करिए चाहे क्वाड्रेटिक से करिए. तो एज वी आर डूइंग लीनियर इक्वेशंस, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वेशन लेके. तो अभी हमें बात हुई है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स. अब 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंट्स में क्या है? कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, तो पता तो होना चाहिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है या नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं. तो हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे. लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स and number of boys be y. देखिए अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हमेशा होंगी, बिकॉज वी आर डूइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पेयर लेके चल रहा है हमको, राइट. तो x और y है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज. तो टोटल स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है 10 है. तो हमें ये पता चल गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको ये चीज क्लियर हो गई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को अगर हम मिला के काउंट करें तो हाउ मच इज दैट? दैट इज 10. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल्स टू 10, राइट. अब हमें कंडीशन दी होगी कुछ ना कुछ जरूर इससे रिलेटेड. यस, एंड सेकेंड कंडीशन उन्होंने क्या कहा है कि दैट नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज. देखो ये कंडीशंस अप्लाई करना बहुत इजी होता है अगर आप उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली बस सोचिए एंड ग्रामर अप्लाई करिए. ग्रामर के हिसाब से जहां भी वर्ब आ जाती है, वर्ब का मतलब होता है इज आर एम आ गया, डू डज आ गया, डिड आ गया, है ना, शेल आ गया, या फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आ जाती है, वो कहलाता है वर्ब. आपकी जहां वर्ब आ जाती है वहां आपको मैथमेटिकली क्या लगा देना होता है? इक्वल टू साइन लगाना होता है. नाउ यू चेक जो मैं कह रही हूँ क्या सही है कि नहीं. देखिए इन्होंने कहा है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब एक्स, राइट. इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर उन्होंने कहा है इज, अभी मैंने कहा था वर्ब का मतलब इक्वल टू, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर. 4 मोर मतलब मोर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस. तो ये 4 प्लस करना है, किस में प्लस करना है? देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज में 4 प्लस करना है. तो नंबर ऑफ बॉयज 4 y है और उसमें हमने प्लस कर दिया 4. देखिए वही सेंटेंस है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज
4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, राइट। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन तो हमारा बन गया ये। वो लोग कह रहे हैं कि आपको इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। जैसे हमने 9th में किया था वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि हम क्या करेंगे, कोई भी देखिए एनसीईआरटी बुक या किसी भी बुक में ये दिया हुआ है आपको कि आप 2 वैल्यूज ले लीजिए, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यू शुड टेक 3 वैल्यूज। आप देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगर मैंने केवल ग्राफ में 2 पॉइंट्स प्लॉट किए तो आप बताइए कि क्या इन दोनों पॉइंट से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पास होते हैं कि नहीं मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, 2 पॉइंट्स है तो स्ट्रेट लाइन बननी ही बननी है। जब तक हम थर्ड पॉइंट नहीं लेंगे, मीन्स इफ आई टुक 1 मोर पॉइंट एंड वो पॉइंट यहाँ आ गया तो भाई ये दोनों लाइन गई तो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही है। इसका मतलब हम अपने आंसर को अगर चेक करना चाहें कि वेदर वी आर प्लॉटिंग द करेक्ट ग्राफ और नॉट, वी शुड टेक ऑलवेज मिनिमम 3 वैल्यूज। तो इट्स माई सजेशन टू यू कि अगर आप अपने क्वेश्चन को एकदम करेक्ट करना चाहते हैं, विदाउट मतलब एरर फ्री करना चाहते हैं, तो आपको ऑलवेज यू शुड टेक 3 मिनिमम पॉइंट्स, राइट। तो आई एम टेकिंग 3 मिनिमम पॉइंट्स हियर, x, y and then x, y. x, y means that ordered pair जो कि हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। सो फर्स्ट वी टेक फर्स्ट इक्वेशन। देखिए जब भी ये हम करते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, उस इक्वेशन को या तो y इक्वल्स टू कन्वर्ट कर लीजिए एंड या फिर x इक्वल्स टू, जो भी आपको इजी लगे। मीन सपोज अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर लेती हूँ, y इक्वल टू चलिए ले लिया, y इक्वल्स टू, तो ये x इधर आ जाएगा, इट विल बी 10 माइनस x, हो गया। आप x इक्वल्स टू कन्वर्ट करिए, y इक्वल्स टू कन्वर्ट करिए, इट्स अप टू यू। अब हम क्या करेंगे, x की जगह अपने पास से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी शुरू करेंगे, राइट। तो x की जगह वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू टेक नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज एंड 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू, इट्स अप टू यू, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, यू टेक दीज वैल्यूज ओनली। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि ग्राफ में अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगी तो ग्राफ मेरा मतलब हायर वैल्यूज की तरफ चला जाएगा। मीन्स इफ आई टेक -1 तो 11 हो जाएगा, मीन्स मेरा ग्राफ बढ़ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मेरा ग्राफ छोटे ही उसमें बन जाए, मतलब बहुत बड़ा पेज मुझे क्रिएट ना करना पड़े। तो इफ आई टेक x इक्वल्स टू 0, इफ आई टेक x इक्वल्स टू 0 तो y का आंसर क्या आएगा, देखिए x 0 हो जाएगा तो y विल बी 10, आ गया ना। तो अगर मैं x की जगह 0 लेती हूँ तो y 10 हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये भी बड़ी वैल्यू, भाई y के लिए 10 बहुत लंबा ग्राफ बनाना पड़ा है, नो प्रॉब्लम, आप क्या करिए 0 मत लीजिए, आप कुछ और वैल्यू ले लीजिए। हमने सपोज करिए 2 ले लिया x की जगह, इफ आई टेक 2 देन 10 माइनस 2 विल बी 8, आपका 8 आ गया। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी वैल्यू लेना चाहते हैं, यानी x आपका 2 एंड y आपका क्या 8, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ आई टेक x इज इक्वल्स टू 4, x 4 लेंगे, 4 लिया, 10 माइनस 4 क्या आ गया आपका 6। इसी तरह से अगर x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 6 तो y कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो आपके पास 3 वैल्यूज मिल गई। ये आपके ऊपर है कि आप क्या वैल्यूज लेना चाहते हैं। यू कैन टेक एनी 3 वैल्यूज एंड देन यू कैन सॉल्व। ऑलवेज जो वैल्यूज आप चूज करते हैं अपने लिए, वो वैल्यूज ऐसी चूज करनी चाहिए कि जो हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाए। कोशिश करना चाहिए कि डेसिमल में आंसर ना आए, मीन्स आपका आउटपुट ऐसा कुछ ना आए कि 2.3333 आना शुरू हो गया या 2.35 आ गया सपोज करिए। अब आप ग्राफ पे उसे बनाने के लिए 2 पॉइंट के बाद भी 35, यानी हमें बहुत आगे सोचना पड़ा है। उसमें भी स्मॉलर डिवीजन में भी हमें अंदर डिवीजन डेसिमल लेना पड़ रहा है। इसका मतलब एक डेसिमल के बाद ट्राई करिए, केवल एक वैल्यू अगर मिले ठीक है, इट्स ओके, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड एग्जैक्ट, यानी होल वैल्यू मिले तो बेस्ट है, राइट। तो कोशिश ऐसा करना चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट वाला। अब अगर हम प्लॉट करते हैं फॉर सेकंड वाले के लिए इधर ले लेते हैं, इसी के नीचे सेकंड इक्वेशन के लिए अगर मैं ले लेती हूँ वैल्यूज, तो उसके लिए भी 3 वैल्यूज ले लेते हैं भाई। अब देखिए सेकंड वाले में ये हमारे लिए पहले से ही प्रॉफिट है, फायदा हो गया हमको कि वो इक्वेशन ही इस फॉर्म में बनी है x इक्वल्स टू y प्लस 4, तो हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पास से और हमें x मिलता चला जाएगा। तो सी अगर मैं y की जगह यहाँ पर 0 ले लेती हूँ, सपोज आई टेक y 0, y में ही 0 रखना है, y 0 लिया तो y 0 होते ही क्या आएगा आंसर 4 आया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी
x की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट हमें मिल रहा है 4,0, राइट। नेगेटिव वैल्यू इफ यू वांट यू कैन टेक। चलो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पहले लेना चाह रही थी तो पहले मैं नेगेटिव वैल्यू ले लेती हूँ। इफ आई टेक -1, y की वैल्यू -1 ली, क्योंकि यहाँ हमारा प्लस साइन है तो -1 लेते हैं, आंसर थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो देखिए अगर मैंने y की वैल्यू -1 ली तो -1 + 4 क्या आएगा, +3। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई +3। तो फर्स्ट पॉइंट चलिए हमने ले लिया नेगेटिव वैल्यू से, तो हमारा आया 3, -1, राइट। अब हम लेते हैं सेकेंड वैल्यू जो कि अभी हमने ली थी, y की वैल्यू हमने ली थी क्या, 0। तो इफ आई टेक y 0 y लेते ही x की वैल्यू आई 4। और अगर मैं y की वैल्यू कोई और, जैसे आप माइनस में लेना चाहिए, यू कैन टेक -2 वैल्यूज ऑल्सो, अगर आपका मन है। जो भी आपको इजी कैलकुलेशन लग रही है हो सकती है, जिसकी वजह से जो वैल्यू लेके आप वो वैल्यू बिल्कुल ले सकते हैं। हम ले रहे हैं y की वैल्यू 2। अगर y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x बन जा रहा है हमारा 6। 2 + 4 6। तो ये बना आपका, ये आपका हुआ 6,2 और इससे पहला वाला पॉइंट हमारा हुआ 4,0, राइट। अब हमें हमने कहा था ना 3 मिनिमम वैल्यूज हम लेके चलेंगे। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, राइट। ग्राफ, क्योंकि ग्राफ शीट तो यहाँ नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा केवल हमें चेक करना है। सो दिस इज द ओरिजिन 0 एंड देन वी विल टेक इक्वल पार्ट्स, यानी x की वैल्यू मैक्सिमम मेरे को 6 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 ग्राफ शीट होगी तो इजीली यू कैन मेक दैट। नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4। इट शुड बी इक्वल, स्केल इक्वल होना चाहिए, x एक्सिस पे इक्वल, y एक्सिस पे अगर आप डिफरेंट कर सकते हैं x एंड y का स्केल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया आपका y एंड दिस इज फॉर x एक्सिस, तो ये भी आप इक्वली ड्रॉ कर लीजिए एंड इसको भी ले लीजिए। आई एम टेकिंग +1 +2 +3 +4 +5 +6। हियर आई एम टेकिंग -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट। ये बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लॉटिंग शुरू करते हैं। पहले हम फर्स्ट लाइन की प्लॉटिंग करते हैं। क्या है फर्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट, दैट इज 2,8। भाई 8 तक जा रहा है तो x पे हमें 8 तक लेना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेना है इसको। तो इट इज 7 एंड इट इज 8, ठीक। तो आपको चाहिए y पर 8 चाहिए आपको, तो वो तो और बिजी है, आप इसको ऊपर ले लीजिए 7 एंड 8, राइट। तो ये हो गया आपका 7 एंड यहाँ कहीं आएगा आपका 8, ओके। अब हम शुरू करते हैं। 2 ऑन x एक्सिस, एब्सिसा क्या है, 2 है। एब्सिसा मतलब x का कोऑर्डिनेट, ये हो गया 2 एंड 2 के सामने हमें जाना है 8 तक, तो हम 2 के सामने प्लॉट करेंगे एंड 8 के सामने रुक जाएंगे एंड देन विल मार्क इट इज 2,8, फाइन। ये हो गया ना आपका, देखिए ऐसे, एंड अगर हम नीचे डॉट 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 करके लाते हैं तो इट इज 2,8। सेकेंड वाले के लिए लेते हैं, इट इज 4,6 4 एंड देन इधर से हम आएंगे 6 के सामने, ये हो गया आपका 4, आपका आएगा 6 और यहाँ कहीं सामने आपका आ जाएगा 4,6, राइट। फिर है आपका 6,4 यानी 6 एंड उधर से आप आएंगे 4 के सामने से एंड जहां मीट करेंगे ये दोनों पॉइंट्स वो आपका हो जाएगा 6,4, ऑलराइट। ये हो गया। अब आप जब इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, यू सी। हम लोगों ने ये अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करके लिया था एंड वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन हियर, फाइन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड वाली लाइन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज दैट, 3, -1 3 एंड -1 मीन्स नीचे की साइड जाएंगे, जहां मीट करेगा दैट पॉइंट इज 3, -1। देन वी हैव 4, 0 4 एंड 0 पे तो हमें यही रुकना है, तो दिस इज 4, 0। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव 6, 2 6, एंड 2 ले लेते हैं, दिस इज 6, 2। देखिए 2 इधर से आएगा, ज्वाइन कर लेंगे
अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वी शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन. यस, वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन एंड सी बोथ द लाइंस आर मीटिंग ईच अदर. दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं. तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है. फाइन. अब हमें आंसर निकालना है कि ये दोनों लाइन जो हमने प्लॉट की हैं, इन दोनों से हमें ये फाइंड करना था, ग्राफिकली हमको बताना था कि कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं वहां पर. राइट. तो अगर हम देखिए इसको अगर हम ग्राफिकली निकालें या हम इसको सॉल्व करके निकालें, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, आंसर दोनों से सेम ही आएगा. तो अब हम इसको चेक करते हैं, यानी दोनों लाइंस हमको मिल रही हैं इस पॉइंट पे. तो ये जो पॉइंट है ये हमें क्या आंसर देगा, वो हमारा एक्चुअल में आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका बनेगा y पे. चेक करते हैं. देखिए ये पॉइंट यहां पर मीट की दोनों लाइंस, ये पॉइंट y एक्सिस को कहां जाके टच कर रहा है, 3 पे टच किया. इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि y की वैल्यू क्या है आपकी, 3 है. फिर हम चेक करेंगे कि यही पॉइंट हमें x एक्सिस पे कहां टच कर रहा है जाके. तो ये चेक कर लिया हमने. इट इज x इक्वल्स टू 7. इसका मतलब ग्राफिकली जो हमें आंसर मिला है वो मिला है 7,3. ग्राफिकली जो आंसर, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट इज 7,3. फाइन. 7 x की वैल्यू है एंड 3 y की वैल्यू. व्हाट वाज x? नंबर ऑफ गर्ल्स. व्हाट वाज y? नंबर ऑफ बॉयज. यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3. नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितनी थी, ज्यादा, 4 ज्यादा थी. यानी कि 7 - 3 इज 4 ओनली. राइट. और आप आंसर अगर चेक करना चाहते हैं, दोनों का सम कितना आना चाहिए, इट शुड बी 10. तो देखिए आपका आंसर भी चेक हो जाता है. तो ग्राफिकली हम इस तरह से आंसर फाइंड करेंगे. Similarly, we can do the second part. 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, where 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. तो इट मीन्स हम पेंसिल और पेन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं. भाई हम दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, शॉपकीपर से पूछेंगे, हमें शॉपकीपर से सपोज 5 पेन खरीदते हैं, तो हम कहेंगे भाई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, यानी एक पेन की कॉस्ट हम पूछेंगे. सपोज एक पेन हमारा ₹5 का है और हमें 6 पेन्स खरीद रहे हैं, तो 5 × 6 = 30. राइट. ऐसे ही तो करते हैं. पेंसिल लेनी है तो पेंसिल की एक की कॉस्ट पूछेंगे, फिर जितनी पेंसिल लेनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अमाउंट कितना पे करना है, तो जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके टोटल अमाउंट मिला उसे हम ऐड कर देते हैं. ठीक है. तो यही सेम चीज हमें यहाँ करनी है. तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पहले एज्यूम कर लेंगे. क्या एज्यूम करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन और पेंसिल वॉटएवर जो भी आपको पहले लेना है. तो अगर मैं एज्यूम कर लेती हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pen be ₹X and cost of 1 pencil ले लेते हैं पहले. पेंसिल, चलो कोई बात नहीं, 1 pencil be ₹Y. ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी X और Y ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. राइट. अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं. 5 पेंसिल्स हमने लिए, तो पहले हम पेन की बात करें. हमने X रुपीज लिए हैं 1 पेन के लिए, और पेन कितना खरीद रहे हैं हम, हाउ मेनी पेन, 7 पेन. 1 पेन की कॉस्ट X है तो 7 पेन की कॉस्ट होगी 7X. राइट. इसी तरह अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट Y है तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी, 5Y. और इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट हो जाएगी जो हमें शॉपकीपर को देनी है, वो है आपकी ₹50. तो देखिए बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली वी कैन मेक द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में वो कह रहे हैं 7 पेंसिल्स. पेन की पहले बात कर लें. पेन है 5, तो 5 पेन की कॉस्ट होगी 5X एंड 7 पेंसिल्स की कॉस्ट होगी 7Y. दोनों को मिला के कॉस्ट हो रही है आपकी कितनी, 46. ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन. अब आप क्या करेंगे इसके लिए, सिमिलरली आप इसी तरह का बॉक्स बना के वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड देन ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. सो ये प्लॉटिंग इजी है, यू कैन इजीली डू दैट. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इजी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट दिस इन क्लास 9. क्लास 9 में आप ऑलरेडी ग्राफ बनाना कर चुके हैं, तो यहाँ आपका ग्राफ हो जाता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ आपने बनाया, सेकंड क्वेश्चन ग्राफ के लिए आपकी इक्वेशंस ये हैं. इक्वेशन को या तो y इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू कन्वर्ट करके आप वैल्यूज फाइंड करिए और तीनों को प्लॉट कर लीजिए. राइट. अब हम चलते हैं
नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों क्वेश्चंस आपको एल्जेब्रिकली बताने हैं। एल्जेब्रिकली मीन्स कि हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये बताना है कि किस तरह की इक्वेशंस हमें मिल रही है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट है आपका 7x, सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at one point or are parallel lines or coincident line। यानी कंपेयर करके हमें ये बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन की कोइंसिडेंट लाइन। आपसे चाहे ये पूछा जाए, चाहे आपसे ये पूछा जाए कितने सोल्यूशन है, चाहे आपसे ये पूछा जाए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। पहला काम हमारा क्या है, वी विल फाइंड a1/a2। व्हाट इज a1/a2? 5/7। a1 क्या है 5 एंड a2 क्या है 7। देन वी विल फाइंड b1/b2। b1/b2 अगर फाइंड करते हैं तो ये आ गया -4/6। रिड्यूस अगर हम करते हैं तो हमको मिल जाता है माइनस का 2/3। देन वी विल फाइंड c1/c2, वो है आपका 8/9। ध्यान से देखिए, पहले सबसे पहला काम है केवल आप कंपेयर करिए a1/a2 एंड b1/b2 को। इन दोनों के रेशियोज को चेक करिए। इसका रेशियो है 5/7, इसका रेशियो है -2/3। इक्वल नहीं है तो बस हमें आगे चेक करना ही नहीं है c1/c2 क्या रेशियो है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इफ इट इज नॉट इक्वल मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इसका मतलब विच टाइप ऑफ लाइन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, वी आर गेटिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, राइट। इसी तरह से अगर आप सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो इसमें सेकंड पार्ट में आप फिर से कंपेयर करिए, a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट की इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो a1/a2 क्या आ रहा है हमारा, b1/b2 क्या आया हमारा, और c1/c2 क्या आया हमारा। तो देखिए a1/a2 आपका होगा 9/18। a1/a2 है 9/18, रिड्यूस करके आएगा 1/2। ओके, अगर हम b1/b2 की बात करें तो इट इज 3/6 एंड 3/6 यानी 1/2। अगेन वी आर गेटिंग 1/2। थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा खिचड़ी लग रहा है। a1/a2 है आपका 9/18 एंड दैट इज 1/2। b1/b2 अगर हम चेक करते हैं इट इज 3/6, ये भी अगेन वी आर गेटिंग 1/2। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं a1/a2 एंड b1/b2 तो आपको c1/c2 चेक करना है। c1/c2 क्या आ रहा है आपका 12/24, जो कि अगेन आपको दे रहा है 1/2। यानी इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो विच कंडीशन वी आर गेटिंग, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों इक्वल होने का क्या मतलब है, कोइंसिडेंट लाइन्स। विच टाइप ऑफ लाइन्स वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग कोइंसिडेंट लाइन्स, राइट। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट करेंगे। अगर थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करें तो इसके थर्ड पार्ट में आपको क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से। a1/a2 आपको मिल रहा है 6/2, रिड्यूस करेंगे तो वी विल गेट 3/1। अगर हम b1/b2 निकालते हैं तो इट इज -3/-1। -3/-1 विल गिव अस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगेन 3/1।
एंड इफ वी चेक थर्ड वाला तो दैट इज C1/C2 आपका है 10/9। तो ये तो रिड्यूस ही नहीं होगा। यानी कौन सी कंडीशन हमको यहाँ मिल रही है, हमको कंडीशन मिली कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर हमारी ये कंडीशन आती है कि ये दोनों इक्वल है और C1/C2 इक्वल नहीं है, मीन्स विच टाइप ऑफ लाइन वी विल गेट पैरेलल लाइन्स। सो ये हो जाता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया कंडीशन बेस्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं वो लोग, कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2 एंड B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन देख लें कि क्या है। आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन लिख लेते हैं अभी। फर्स्ट इक्वेशन आई एम राइटिंग हियर 3x plus 2y equals to 5 and second equation is 2x minus 3y equals to 7। देखिए बहुत ध्यान से अगर आप देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें इक्वल टू में 0 होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले आपको क्रिएट करना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस में और इक्वल टू में आएंगे C। इज दैट क्लियर? जबकि आप रेशियो अगर वैसे भी ले लेंगे तो आना वही है रेशियो, बट इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आप रेशियोज फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब हमने उसको ऊपर नीचे ऐसे रख लिया है तो हमें क्लियरली पता चल जाता है A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है, C1/C2 क्या है, राइट। तो A1/A2 क्या हो जाता है, A1/A2 हो गया 3/2, रिड्यूस तो हो नहीं रहा है। इसी तरह से B1/B2 की बात करें तो B1 is 2 एंड B2 is -3, 2/3। C1/C2 भी लिख लेते हैं, जबकि हमको दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली कि A1/A2 जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। हमने कहा था ना, जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आए तो C1/C2 का कोई मतलब नहीं रह जाता, बट लिख लेना चाहिए, यू शुड रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर आपका आ गया A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो हमें कोई सोल्यूशन मिलना चाहिए। सोल्यूशन मिल रहा है, यस मिल रहा है। कितने सोल्यूशन मिले हमें, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। और अगर हमें यूनिक सोल्यूशन मिल गया है तो विच टाइप ऑफ लाइन इट इज कंसिस्टेंट, राइट। तो ये भी पूछा गया है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, राइट। तो ये हो जाता है आपका। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में इक्वेशंस आपको दी हुई है 2x minus 3y equals to 8 and 4x minus 6y equals to 9। You can see this from your book। बुक में फिर से आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 8 और सेकेंड इक्वेशन में 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, राइट। तो A1/A2 हो जाएगा आपका 2/4, A1/A2 हो जाएगा आपका 2/4, जो कि रिड्यूस करने के बाद आपको मिलेगा 1/2। B1/B2 हो जाएगा आपका -3/-6, रिड्यूस होने के बाद आपको मिलेगा 1/2। और थर्ड में आपका -8/-9, रिड्यूस करने के बाद मिलेगा 8/9। ध्यान से देखिए, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। Means A1/A2 is equals to B1/B2 does not equals to C1/C2 is which type of lines? We are getting parallel lines। पैरेलल लाइंस मिली ना, और पैरेलल लाइंस मिलने का क्या मतलब है, हमें तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला, नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन नहीं मिला तो विच टाइप ऑफ लाइंस, दीज आर इनकंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब हम लेते हैं इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, राइट। और देन रिमेनिंग पार्ट यू कैन डू लाइक दैट ओनली, वेरी इजी। केवल कंपेयर करना है आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 को। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो इक्वेशन लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में इक्वेशंस आपकी हैं थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में दी हुई है। इक्वेशंस दी हैं आपकी 3/2 इस फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 3/2x प्लस 5/3y
इक्वल्स टू 7, तो हम इसको -7 इधर लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन विल बी 9x माइनस 10y, अगेन 14 आपका राइट हैंड साइड में है, उसे लेफ्ट में लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। अब हम कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 को। तो वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं। a1 इज 3/2, तो a1 आपका है 3/2 एंड b1 इज 9। अगर हम इसे ठीक से लिखें तो 3/2 इंटू 9 ऐसे लिखेंगे एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 मीन्स हमारा आ गया 1/6। फाइन। b1 अपॉन b2 का मतलब b1 इज 5/3 अपॉन -10, b2 इज -10। इसको अगर हम ठीक से लिखें तो 5/3 इंटू माइनस का 10, 5 2 जा 10, तो ये आ जाता है आपका माइनस का 1/6। अब हम नेक्स्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं, जबकि हमको क्लियरली दिख रहा है कि रेशियोज पहले वाले दो इक्वल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। इट इज कमिंग 1/2। तो यहां से क्लियरली वी कैन सी a1/a2 इज 1/6 एंड b1/b2 इज माइनस का 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 does not equals to b1/b2 means how many solutions we are getting unique solution means which type of lines, क्योंकि intersecting lines की unique solution मिल गया। इसका मतलब किस तरह की लाइंस हैं ये हमें देंगी कंसिस्टेंट सोल्यूशन, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाता है कंसिस्टेंट। तो सिमिलरली यू कैन डू दी अदर पार्ट, सारे पार्ट्स ऐसे ही हो जाते हैं एंड वेरी इजी, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत इजी है अगर आप ये कंडीशंस लर्न कर लेते हैं तो। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 वी आर नॉट डूइंग हियर, इस पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 3 को ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए सबसे पहले हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर ये सेम इक्वेशन हमें मिलती है तो हमने इसको सॉल्व किया, कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने बताया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। किस तरह की इक्वेशन है ये? दिस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट हमें दो तरह के सोल्यूशन देती है। या तो उससे हमें कैसी लाइन मिलेगी, मींस या तो हमें उससे कितने सोल्यूशन मिलेंगे 1, या हमें उससे कितने सोल्यूशन मिलेंगे इनफाइनाइट मैनी। तो अगर आपका आंसर कंसिस्टेंट आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उन दो लाइन के लिए क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पे आपको कंसिस्टेंट क्योंकि आपका आंसर आया था तो कैसी लाइंस मिल सकती हैं, या तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी ग्राफ पे, या आपको कैसी लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट के लिए ही ग्राफ बनाना है। और अगर कंसिस्टेंट का ग्राफ बनेगा तो केवल दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कंसिस्टेंट के लिए दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। यानी आप ग्राफ जब प्लॉट करेंगे आपको या तो इस तरह से लाइंस मिल जाएंगी या दोनों लाइन ओवरलैप करते हुए मिलेंगी ग्राफ पे। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेते हैं। अगेन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हम कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल लेकर ही इसको करेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। देखिए जिस इज जो लिखा है इज 36 मीटर, तो ये 36 मीटर क्या है जिसकी बात शुरू की थी। इस तरह के सेंटेंसेस में थोड़ा कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो कभी भी आपको ऐसा चीज आती है कि उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज हो गए बीच में, भाई हमने इसमें पेरीमीटर की भी बात कर ली, हमने इसमें लेंथ के लिए भी बात कर ली, हमने इसमें विड्थ की भी बात कर ली, लास्ट में हमने कह दिया इज 36। अब ये 36 पेरीमीटर है या ये 36 लेंथ है या ये 36 विड्थ है, भाई है क्या? तो ये इज 36 क्या है, हमने तो स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था हाफ द पेरीमीटर। इसका मतलब अगर हम बीच वाली चीजें गायब कर दें और हम केवल ये पढ़े हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहां से, इसके हिसाब से हाफ द पेरीमीटर इज 36, यही बनेगा ना, ठीक है।
तो अब पेरीमीटर की बात, ये तो हमने कंडीशन लगा ली, लेकिन लेंथ और ब्रेथ भी तो बीच में दी है भाई, उसको भी तो कुछ करना होगा। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो वो 2 वेरिएबल क्या होंगे, वो 2 वेरिएबल वही है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम क्या यूज करेंगे, लेट लेंथ बी x यूनिट एंड ब्रेथ बी y यूनिट। ठीक है, लेंथ x यूनिट हो गई, ब्रेथ आपकी y यूनिट हो गई, यानी x मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकती है आपकी ना। तो हमने यूनिट लगाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, यू शुड राइट द यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन तो हमने ये अप्लाई कर दी, यानी यहां से पेरीमीटर की अगर मैं बात करती हूँ, तो पहले आप इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए। अगर मैं इस 36 को इधर छोड़िए, आप यहीं पे डालिए 1/2। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस एल प्लस बी, यही होता है ना। तो पेरीमीटर हमने लिखा ट्वाइस एल प्लस बी इक्वल्स टू 36, राइट। अब 2 से 2 कैंसिल, एल प्लस बी, एल क्या है आपका एक्स, बी क्या है आपका वाई, एंड इक्वल्स टू 36। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब एक जगह और हमें लगा था ना हमेशा 2 इक्वेशन बननी है, तो भाई एक और कोई कंडीशन दी होनी चाहिए। यस, वो कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी है, whose लेंथ इज, तो देखिए उसी तरह से हम बनाएंगे सेकेंड कंडीशन। अगर हम लेके चले whose लेंथ, लेंथ को हमने क्या लिया था x, लेंथ इज 4 मोर, यानी 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से, यानी y प्लस 4। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट। इन दोनों को हमने बनाया। अब हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो भाई अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और ये नहीं लिखा है ग्राफिकली फाइंड करिए, तो आप अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। यू कैन सॉल्व इट बाय दैट मेथड। अदरवाइज ग्राफ बनाइए, ग्राफ से आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is very important. question number 7 is also very important. so question number 6 की बात कर लेते हैं। आप उसको important मार्क कर सकते हैं, एग्जाम में वो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें, गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y 2x plus 3y minus 8 equals to 0. This is the first equation. Write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair is so formed. ये क्या होना चाहिए वो, या जब फर्स्ट पार्ट उन्होंने कहा है कि जो सेकेंड इक्वेशन आप लिखेंगे, वो सेकेंड इक्वेशन लिखने के बाद वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, तो हमको तो भाई पहले से पता है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या वो होती है कंडीशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही कंडीशन होती है ना। तो a1 क्या दिया हुआ है इसमें, a1 तो हमें 2 दिया है, बट a2 हमको नहीं दिया है कुछ भी। सिमिलरली b1 हमको क्या दिया है, 3 दिया है, बट b2 हमको कुछ नहीं पता है। इसका मतलब हमें यहाँ ऐसी 2 वैल्यूज फिट करनी है जो कि आंसर हमारा यही बना के रखे। मीन्स यहाँ वैल्यूज लिखने के बाद वो दोनों रेशो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो कोई भी 2 ऐसी वैल्यूज रख दीजिए जो एक दूसरे रेशोज हमारा इक्वल ना दे। मीन्स बेस्ट है, ध्यान रखिए कि 2 और 3 की सेम मल्टीपल्स ना लें। सेम मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने 2 3 6 यहाँ लिख दिया और 3 3 9 यहाँ लिख दिया, तो रेशो तो इक्वल आएगा ही आएगा। यानी सेम मल्टीपल्स मत लीजिए, कुछ भी वैल्यू आप ऐसी ले लीजिए सेम मल्टीपल मिलाएं। सपोज यहाँ मैंने 5 ले लिया, यहाँ 7 ले लीजिए, देखिए सही आया आपका। अब आप सेकेंड इक्वेशन अगर लिखेंगे तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का क्या होता है, x में आएगा, y में आएगा और c आता है, कांस्टेंट पार्ट आता है, इक्वल्स टू 0 आता है। तो 5x ले लिया हमने, प्लस का 7 लिया है तो प्लस 7y ले लिया हमने, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b1 प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने a लिया है 5 तो 5x, b लिया है 7 तो प्लस का 7y, एंड c कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा लेना है कि रेशियो आपका अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप 12 15 17 जो भी आपको लग रहा है आप ले लीजिए। सो दिस इज द इक्वेशन। तो यू कैन राइट इनफाइनाइट मेनी इक्वेशंस हियर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप इस तरह से वैल्यूज ले लेंगे और आप एक इक्वेशन लिख देंगे जिससे कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन का सोल्यूशन मिल जाएगा।
राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर आपको पैरेलल लाइंस लिखनी हो, कौन सी वाली लाइंस लिखनी है? पैरेलल लाइंस चाहिए। तो अगर आपको पैरेलल लाइंस चाहिए तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हम देख लेते हैं कि a1 क्या है। इक्वेशन के हिसाब से a1 हमारा 2 है, a2 हमें नहीं पता है, b1 हमारा 3 है, b2 हमको नहीं पता है, एंड c1 हमारा -8 है और c2 हमें नहीं पता है। तो देखिए पहले दो रेशो इक्वल आने चाहिए। जब भी रेशोज इक्वल लाने हो दोनों न्यूमरेटर्स का आप क्या करिए? सेम मल्टीपल ले लीजिए। सेम मल्टीपल का मतलब हो गया, अगर मैं 2 5s ले रही हूँ, यहाँ पे 2 5s 10, तो यहाँ भी 3 5s ही लूंगी, 3 5s 15, और यहाँ -8 का कोई और मल्टीपल ले लो, 8 3s ले लो, 8 3s 24। माइनस में लेना है लो, प्लस में लेना है लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि वो तो डज नॉट इक्वल्स टू बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे रिड्यूस करूंगी आई विल गेट 1/5। इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगी अगेन आई विल गेट 1/5। इसका मतलब ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है, और इसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो आई एम गेटिंग -1/3, वो डज नॉट इक्वल्स टू आ रही है। तो वो इक्वेशन आपकी क्या बन रही है पैरेलल लाइन के लिए? ए हमने क्या A2 क्या लिया? हम ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो यही लिख लेते हैं। A2 हमने क्या लिया है? 10, तो 10x, B2 हमने क्या लिया है? प्लस का 15, तो प्लस का 15y, एंड C2 हमने क्या लिया है? 24 और इक्वल्स टू 0। नीचे बन गई आपकी इक्वेशन। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब हम बनाते हैं इसके लिए थर्ड ऑप्शन उनका क्या है? थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे आर सेइंग कि अगर हमें कोइंसिडेंट लाइंस बनानी हो, कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए आप क्या करेंगे? कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम लेते हैं a1 क्या है? 2, b1 क्या है? 3, c1 क्या है? -8। ठीक है, ये a2 b2 और c2 हमें नहीं पता है। कंडीशन क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन के लिए? तीनों के तीनों रेशियोज क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए भाई। तो यहाँ जो हमने कहा था जब भी रेशियोज इक्वल चाहिए सेम मल्टीपल ले लो बस। ठीक है, अगर मैं 2 टाइम्स ले रही हूँ सबको, 2 2s 4, 3 2s 6, -8 2s -16। अब आप देख लीजिए 1/2, 1/2, 1/2। इट मीन्स A2 हमने क्या लिया? 4, B2 हमने क्या लिया? प्लस का 6, एंड C2 हमने क्या लिया? माइनस का 16। एंड दिस इज द इक्वेशन। इफ वी टेक दीज टू इक्वेशन एंड वी प्लॉट द ग्राफ, हम प्लॉट करते हैं ग्राफ इन दोनों इक्वेशंस का, तो हमें कैसी इक्वेशन मिलने वाली है? हमको मिलने वाली है कौन सी इक्वेशंस? कोइंसिडेंट इक्वेशंस, राइट। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं, या ये जो आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस जहां हमें मिलता है, ये कहलाती हैं, दीज लाइंस आर नोन एज डिपेंडेंट। इसको हम डिपेंडेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए किसी भी लाइन में आप एक लाइन लिया, आप उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये लाइन ली, इसको अभी मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से मल्टीप्लाई कर दूं या 7 से मल्टीप्लाई दूं, कॉमन लूंगी तो आई विल गेट दिस ओनली। यानी जितनी भी लाइंस हैं वो इस पे डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया या इसको डिवाइड किया है सेम नंबर से। तो कोइंसिडेंट लाइंस और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस और जो मिलते हैं हमें, ये लाइंस कहलाती हैं डिपेंडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंट वर्ड अगर कभी एग्जाम में यूज होता है तो तुरंत आपको समझ लेना है कि कौन सी किस टाइप की लाइंस हैं। दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 2 इक्वेशंस आर गिवन। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and sheet the region. It means क्या करना है कि इन दोनों लाइन इक्वेशन से हमको क्या करना है? एक ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये जो 2 लाइंस बनेगी और उसके साथ एक्स एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल फॉर्म करेगी, उन ट्राइंगल्स को, उस ट्राइंगुलर रीजन को हमको शेड करना है, प्लस वो ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो लेके चलते हैं पहली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज x - 1 y + 1 = 0। अगर हम इसको y = में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी y = x +
1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x की कोई भी 3 वैल्यूज। तो अगर हम x की जगह 0 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 1। अगर हम x की जगह 1 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2। एंड अगर हम x की जगह 2 ले लेते हैं तो 2 प्लस 1 इट विल बी 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0 1 1 2 एंड 2 3। 3 हमने बोला था मिनिमम वैल्यूज, हम मिनिमम 3 पॉइंट्स लेके चलेंगे। सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको y इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 12 उधर जाने के बाद प्लस 12, 3x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3x, 12 माइनस 3x एंड 2 यहां से y के पास से जाएगा अपॉन में, तो दिस इज 2 अपॉन में। तो 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब आप x की वैल्यूज कोई भी 3 वैल्यूज x की लेके आप y की वैल्यूज लेंगे। तो अगर हम x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 तो दिस विल बिकम 0। 12 अपॉन 2 विल गिव अस 6। तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 6। अब अगर हम x की जगह 2 डाल देते हैं तो इट विल बी 3 2 6, 12 माइनस 6 विल बी 6, 6 अपॉन 2 हो जाएगा आपका 3। देन अगर हम x की जगह ले लेते हैं 4, 3 4 12, 12 minus 12 will be 0 and 0 upon 2 will be 0. So 3 values हमने इसकी ले ली हैं 0,6, 2,3 and 4,0. 3 points हमने लिए. It is not necessary that you take the equation in y only. You can take the value equations in x also. मीन्स आपको जिस तरह से भी सुटेबल लगता है उसको कन्वर्ट करने में, अगर आप x इक्वल टू करके सॉल्व करना चाहते हैं यू कैन टेक, इफ यू वांट टू टेक, अगर आप y इक्वल्स टू लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं। जिस फॉर्म में वो इजी लगे उसमें लेके कोई भी वैल्यूज अपने पास से सब्स्टिट्यूट करिए एक वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए हमने ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन अपना ले लिया है, एक्स वाई एक्सिस पे हम लोगों ने डिविजन ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम लेके चलते हैं फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज दैट? फर्स्ट पॉइंट इज 0,1, 0 एंड 1। तो 0 इज एब्सिसा एंड 1 इज द ऑर्डिनेट, तो ये हो गया आपका 0,1। नेक्स्ट लेते हैं हम 1,2, तो 1 आपका आ जाते हैं हम एक्स पे, एब्सिसा इज 1 एंड 2 मीन्स ऑर्डिनेट इज 2। तो 1 से अगर हम चलते हैं और 2 के सामने जाते हैं तो ये बन जाता है आपका 1,2। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं 2, तो 2,3 अगर हम ऊपर जाते हैं यहां से और उधर से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका हो गया 2,3। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ ज्वाइन करते हुए बढ़ाते हैं तो ये आपको दे देगा एक स्ट्रेट लाइन। ये मिल जाती है हमको एक स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये ग्राफ हो गया। अब लेके चलते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस जो लिए थे हमने। तो फर्स्ट सोल्यूशन हमने लिया था, फर्स्ट पॉइंट था 0,6, 0 एंड देन 6, तो दिस इज द पॉइंट। ओके, तो ये आपका हो गया 0,6। सेकेंड पॉइंट हमने लिया है 2,3, तो 2 आ जाते हैं यहां से एंड देन 3, ये सेम पॉइंट हो गया। दिस इज द point of intersection of both the lines. Then we take 4,0, तो 4 ये है and 0 is the ordinate, तो ये पॉइंट यही रहेगा x एक्सिस पे। तो ये आपका थर्ड पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम देखते हैं एक लाइन मिलती है कि नहीं मिलती है हमको। यस, हम लोगों को मिल जाती है स्ट्रेट लाइन। ये आ जाता है हमारा ग्राफ। अब हमारी बात हुई थी कि हमको क्या करना है, ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद में जो रीजन हमारा बना है कहाँ पर, इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस ने जो रीजन एनक्लोज किया है वो फिगर क्या होगी, 3 लाइंस मतलब ट्राइंगल्स, ट्राइंगल बनेगा। तो देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड एक्स एक्सिस मिलके उसने ये पोर्शन कवर किया है। तो वी हैव टू शेड दिस पोर्शन। आप इस पोर्शन को क्या करेंगे, शेड कर देंगे। एंड देन दिस पोर्शन इज ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तो उन तीनों वर्टेक्स का हमको क्या देना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इफ आई गिव द नेम टू दीज 3 वर्टेक्स A, B एंड C, तो A के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2,3, राइट। B के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेते हैं, B के लिए एब्सिसा इज -1, D के लिए एब्सिसा इज -1 एंड इट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो y विल बी 0 यानी ऑर्डिनेट इज 0। सो सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स विल बी -1,0।
थर्ड वर्टेक्स वी आर टेकिंग सी भी आपका एक्स एक्सिस पे है, तो एप्सिसाइज 4 एंड एज इट इज ऑन एक्स एक्सिस तो ऑर्डिनेट विल बी 0, यानी y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो थर्ड वर्टेक्स आपका हो जाता है 4,0। तो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपके ये मिल जाते हैं और आपको मिल जाता है शेडेड रीजन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। आपको इसका एरिया अगर निकालने के लिए आ जाता है सपोज, तो एरिया निकालना भी बहुत इजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बी इंटू एच, राइट। बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस कितना है, आपका बेस यहां से यहां तक है, ठीक है, लेकिन हम -1 यहां पर लिखा हुआ है, नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं लेते हैं हम कभी भी, तो 1 ये 2 3 4 5, राइट, या सीधी सी बात है 4 यहां तक है एंड 1 ये 5 इज द बेस, तो हम लेंगे एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, 5 इज द बेस, हाइट कितनी है, हाइट यहां से लेके यहां तक है एंड इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 3, तो आपका एरिया आ जाता है 5 3 15 अपॉन 2, it means area of this triangle will be 7.5 square unit. तो in this question they can ask for the area also, आपसे एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। आप इसको रिवाइज करिए एंड सॉल्व करिए क्वेश्चंस। डाउट्स हो तो कमेंट करिए, पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आप प्रेस करिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।